किशन जी से मेरे 1952 से लेकर 74 तक जब उनका इंतकाल हुआ, 21 बरस तक 22 बरस तक झगड़ा रहा। मैं उनके खिलाफ लिखता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ, जिस मीटिंग में भी गया हूँ, मुंबई में, दिल्ली में, पटना में रहा हूँ। तो आपके झगड़े की क्या वजह रही? आपको वो ऐसे कहानीकार पसंद नहीं थे या कोई और नहीं, नजरियाती इख्तिलाफात बहुत सारे होते थे। ये भी एक किशन चंद्र के साथ प्रॉब्लम ये थी कि 1952 के बाद उन्होंने कोई अच्छी कहानी नहीं लिखी थी। बसा तकी पसंद और गैर तकी पसंद का नहीं था। किशन चंद्र जब भी मुझे मिलते थे, मुझे याद है, मैं पामपोश एक रेस्टोरेंट है मुंबई में, उसकी रेलिंग के ऐसे खड़ा हुआ था, सामने से किशन चंद्र आ गए। पहले तो उन्होंने कहा कि यार तुम कब आए? मैंने कहा जी एक हफ्ता। कहेंगे एक हफ्ता हो गया तो मिलने भी नहीं है। कैन यू बिलीव इट, इतनी मोहब्बत से मिलते थे। किशन चंद्र के घर कुर्तलैन हैदर भी मौजूद थी और धर्मवीर भारती मौजूद थे। उनके घर में मेरी उनकी बहस हो गई। मैंने कहा किशन चंद्र जी, आप 1952 के बाद एक कहानी बताइए जो आपने अच्छी लिखी। उन्होंने कहा कि यार तुम मेरी मुसीबतें नहीं जानते, ये गुरु नवाज जहाँ मैं रहता हूँ 2000 रुपये इसका किराया है। ये किराया मैं धर्मयुग से निकालता हूँ, घर का खर्चा मैं सालिका से निकालता हूँ, पर्चों को नाम दिया तो मैं पैसे कहाँ से हासिल करता हूँ, मैं अच्छा कैसे लिखूँ। कैन यू बिलीव इट? किशन की ये प्रॉब्लम थी। 1952 से पहले का तब उनका देखिए, जिंदगी के मोड़ बढ़ता हुआ कोई कहानी है, आदमी वो पागल हो गए। तीनों कहानियां गर्जन की, एक शाम जिंदगी के मोड़ पर, बालकनी जो एक साथ छपी, महालक्ष्मी का पुल, महालक्ष्मी बहुत अच्छी कहानी, क्या बड़ी कहानियां लिखी थी। और उस आदमी का जवाल क्या हुआ। मैं उस जमाने में भी कहता था कि ये इंक्लूडिंग बेली साहब की एक थी कि बेली साहब ने कहानी कमजोर जरूर लिखी है, लेकिन वो गैर अदबी नहीं कह सकते। किशन चंद्र का मामला था, वो खराब कहानी भी होती थी और गैर अदबी होती थी। तो मैं कहा करता था कि मंटो ने भी कूड़ा लिखा है। ये मैंने जो 6 हिस्सों में उनका 2 कहानियों था, तो उसमें मैंने 7वां हिस्सा बनाया था शमीम जी। तो वो मेरे पब्लिशर ने कहा कि यार बड़ा बहुत बड़ा काम है, ये 7वां हिस्सा निकाल दो, अच्छा नहीं लगता, बहुत सख्त था। तो वो 7वां हिस्सा हमने ड्रॉप कर दिया था। मुझे अभी मैं बताता हूँ, नाम याद आ जाएंगे। तो मैं कहा करता था क्या इन तीनों बड़े राइटर्स में से सर्वाइव करेगा मंटो। और आज यकीन कीजिए, जब हम आज आपके साथ बैठे हुए इस बात कर रहे हैं, सन 14 में मंटो ऐसे खड़ा है, किशन चंद्र का नाम ही नहीं है। लोग भूल गए, उनकी 4-5 कहानियाँ अच्छी हैं, वो हैं, लेकिन वो भी तनकीद में नहीं आती, लोग जिक्र ही नहीं करते किशन चंद्र। इवन इसमें चुगताई को भूल गए लोग। आप देखिए, आप उर्दू के तालिब इल्म में आप पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। मंटो बेदी और मंटो, यस, ये पद नहीं, ये सही है। तो सर, आप तो किसको उर्दू का सबसे बड़ा कहानीकार मानते हैं? अभी जो बात हो रही थी मंटो और हुसैन के कंपैरिजन के सिलसिले में, मैं पर्सनली इंतजार साहब को मंटो से बड़ा मानता हूँ। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग। उसकी एक वजह यह है कि मंटो साहब के पास कोई सोच नहीं थी, बड़ी कहानी मौजूद है, लेकिन कंसिस्टेंट थॉट नहीं। इंतजार साहब के साथ है भाई, ये बात मैंने भी लिखी, लोग बड़े नाराज हैं, लोग मुझसे मंटो के यहाँ विजन कम है। हाँ, तो इस पर खबा है, हंगामा है। मुझसे भी लोग नाराज हैं मेरी इस बात से। जब मैंने कहा इंतजार साहब को मंटो से बड़ा, तो लोग नाराज हो गए, मुझसे भी नाराज। ठीक है, लेकिन जो सच्चाई है वो है। अब इंतजार साहब हमारे ज़माने के हैं, हमारी दोस्ती भी है, लेकिन दोस्ती से कथा में से इंतजार साहब बड़े, इंतजार साहब मंटो से बड़े अफसाना निकालना है, ये सच है। मैं तो ये मानता हूँ। और नॉवेल निगार किसे मानते हैं आप? नॉवेल निगार किसे? नॉवेल निगार की बात आपके पास देखिए एक ही है, लेकिन देखिए नॉवेल निगार के तौर पर एक बात कहूँ, आँख का दरिया बड़ा नॉवेल है, लेकिन वो उर्दू की हद तक, लेकिन वो वॉर एंड पीस और उसको तो टच ही नहीं कर सकते। नॉवेल के तौर पर उर्दू का कोई अदीब मगरिब के नॉवेल को हाथ भी नहीं लगा सकता। वॉर एंड पीस आप देखिए, वॉर एंड पीस छोड़िए, क्राइम एंड पनिशमेंट का क्या कीजिएगा, इडियट का क्या कीजिएगा, पोजेस का क्या कीजिएगा, डेवल्स का क्या कीजिएगा,
ब्रदर्स कारामाज़ोव का क्या कीजिएगा। ये एक आदमी के नावल है जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ। भाई 200 Can साल you हो गए believe? प्राइड एंड प्रेजुडिस Right. अब मनाया जा रहा है Yes. पूरी दुनिया में, लेकिन ये कि जाहिर है कि हमारे उर्दू नावल के लिहाज से मगरिब के नावल का मुकाबला नहीं कर सकते। हाथ नहीं कर सकते। लेकिन उर्दू में आप किसे बालजाक मानते का हैं? क्या कीजिएगा, जो बालजाक जिसने 99 नावल लिखे हैं, कैन यू बिलीव इट, ही प्लान कि फ्रांसीसी समाज में 4000 कैरेक्टर हैं, सिपाही से लेकर जनरल तक, स्वीपर से लेकर वहाँ तक, यहाँ से लेकर वहाँ तक, यानी उसने पूरी सोसाइटी की लिस्ट बनाई कागज़ पर, 4000 कैरेक्टर। और उन्होंने कहा कि इन 4000 कैरेक्टर को मैं 144 नावल में समाऊंगा। When he died, he had written 99 novels depicting over 2500 characters. Can you believe it? यार कोई टच कर सकता है? हम अपनी ज़बान को महज ऊंचा दिखाने के लिए इस फैक्ट से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर बड़ा उर्दू की हद नावल तक बात करें, अगर उर्दू की हद तक हम बात करें तो उर्दू में आप किसे बड़ा नावल मेरे निकाल? नज़दीक उर्दू में नावल है ही नहीं अच्छा, जो मैंने पढ़ा। मैं इसको पढ़ रहा हूँ यार, देखिए 5वीं बार। आप सोच नहीं सकते कि ये क्या नावल है, जॉन गाल्ट इसका हीरो है। 5वीं बार पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते देखिए किताब की हालत क्या हो गई। और ये निशान लगाता जाता हूँ। बेटा आप यू कांट इमेजिन, 5वीं बार ये किताब मैंने पढ़ी है और मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो 30-40 लोगों को तो मैंने ये किताब प्रेजेंट की है, खरीद के, जो नावल के वो थे। आप पहुंच भी नहीं सकते। और आइन रैंड जो है वो कहती हैं कि मैंने दोस्तोवस्की से एक चीज़ सीखी है, और वो ये है कि थॉट को नावल का हिस्सा कैसे बनाया जाए। प्लॉट स्ट्रक्चर तो आपके पास है, लेकिन क्या कंसिस्टेंट थॉट भी है कि नहीं। एक कैरेक्टर है, आपको पसंद आता है, लेकिन वो उस कैरेक्टर की जो ड्राइविंग फोर्स है वो कोई ना कोई तो थॉट होगा। वो थॉट क्या है, यानी बुनियादी शर्त वो ये मानती है। तो भाई नावल हमारे यहाँ नहीं। बलराज जी, इधर एक लड़का नौजवान आपके पास आता है, मेरे ख्याल में बहुत प्रॉमिसिंग है अपनी तहरीर के लिहाज से, तसर्रुल हुदा, हाँ यस, जिसने ये सुर्खुसियात मतलब वो की है। अब इधर एक किताब उसने मुरतब की है, बलराज मेहंद्रा एक नातमाम सफ़र। मुझे भी बताया उसने। तो ये नातमाम सफ़र का मुझे ये पसंद आया आइडिया उसका, इसलिए कि कभी कभी ये ख्याल मुझे भी होता है कि बलराज मेहंद्रा का जो पूरा विजन था, जो पूरा एक अदब को देखने का पर्सपेक्टिव जो बना था, जो कहना चाहिए कि जो एक जोश था, वो जाहिर है कि अफसाना निगारी इन्होंने पिछले कोई 30 साल से 35 साल से कोई कहानी नहीं कोई लिखी। कहानी नहीं। लेकिन ये कि मेरी लास्ट कहानी 90 में थी, जो मैगजीन में नहीं छपी। अव्वल 72 में मैंने आखिरी कहानी लिखी। वो 72 में उस कहानी का नाम है साहिल की जिल्लत। 72 के बाद मैंने एक कहानी 89 में लिखी। 89 में जो कहानी लिखी वो किसी मैगजीन में नहीं छपी, मेरी किताब में। वो भी दरअसल एक तरह सा एक शर्त थी। सुंदर प्रकाश ने एक ज़माने में, शमीम साहब, एक छोटी सी बच्चों की कॉपी होती है, उस कॉपी में एक नावल लिखा, नॉवलेट। तो कहने लगा यार मैं अकेला सफ़र करता हूँ तो कभी कभी रात को तकलीफ़ जब होती है तो मैं इस नॉवलेट को पढ़ के काम चला लेता हूँ। ऑप्शन नावल था। मैंने कहा सुंदर प्रकाश, मैं लिखूँगा एक इरोटिका, और उस इरोटिका को मैं अपनी किताब में छापूँगा, उसको अपना हिस्सा बनाऊँगा। तुम में तो ये हिम्मत ही नहीं है कि इसको हिस्सा बनाओ, और ये बन भी नहीं सकता सिवाय गाली गलोच के और 4 लेटर वर्ड्स के यूज़ के। बड़े इंतहाई दर्जे का अनस्थेटिक जुमले इसमें मौजूद है। मैं लिखूँगा और वो पोइट्री होगी। आप यकीन कीजिए, मैंने वो लिखा, जिस्म के जंगल में हर लम्हा क़यामत है मुझे। वो मेरी किताब का हिस्सा है।
पोइट्री है, नज़र है, पोइट्री है और इरोटिका है। ऊपर लिखा है अनिरोटिका। तो मैंने कहा, मैंने उसको बताने, अब वो मर गया, क्या बताते तुम, हम तो इससे, अरे इरोटिका एक हेनरी मिलर का क्या करोगे आप। ये ऊपर से दूसरी किताब है अनायस nin की, ये एक भगत सिंह की किताब के नीचे अनायस nin जिसने हेनरी मिलर को बनाया, और अनायस nin को भी इरोटिका लिखने के जुर्म में बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ी थी। ये लोग हैं यार, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको यहाँ एक ऐसी इशारा किया है किताब पर, तो आपको एक मिनट भाई साहब आइए, ये किताब उठाइए जो ऊपर पड़ी है भगत सिंह की, आइए। हाँ, तो दिखा दी शरीम साहब आपको। अब वो ये आप बाज़ार है ना दरियागंज में, ये दरियागंज के बाज़ार से मैंने किताब खरीदी है, अंडरस्टैंडिंग भगत सिंह। लेकिन इस किताब में, किताब जो है वो बहुत अच्छी किताब है। कैन यू बिलीव इट, एक शख्स का नाम है, आप जानते होंगे, बहुत मशहूर नाम है, बहुत मशहूर MP है कांग्रेस का, कनाट पेश का नाम बदलवाया इस शख्स ने था। राजीव चौक जो नाम रखा गया है कनाट पेश का, वो इसकी वजह से रखा गया। इस शख्स का नाम है मणिशंकर अय्यर। ये किताब मणिशंकर अय्यर को राइटर ने दी, और मणिशंकर अय्यर ने इसे रद्दी में भेज दिया। कैन यू बिलीव इट। जबकि मणिशंकर अय्यर उन लोगों में है। ये उसके बाद इसके किताब के लेखक ने इतना सख्त SMS भेजा है मणिशंकर अय्यर को, और मुझे उसने शुक्रिया का कहा, यार तुमने कमाल कर मेरी ये चमनलाल की किताब, चमनलाल। कैन यू बिलीव इट, रद्दी में भेज दिया मणिशंकर अय्यर ने। शर्मनाक है। वही है सर, कि जब आप लिख रहे थे, जब आप लोगों का ज़माना था, तो तब पॉलिटिशियंस जो है वो ये सब चीज़ें पढ़ते थे, इनमें दिलचस्पियाँ लेते थे। वो सब चीज़ें भी खत्म हो गई। मेरा तो एक पॉलिटिशियन से बहुत करीबी रिश्ता रहा है, उनका नाम था राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया साहब हमारे तंबू कॉफ़ी हाउस में आया भी करते थे, बाकायदा 4 आने की कॉफ़ी होती थी। राम मनोहर लोहिया साहब जब वो अरेस्ट हुए हैं, तो मैं उनको तिहाड़ जेल में मिलने भी गया हूँ। तो मैं समझता था कि जेल का जो, और साथ में विश्वनाथ दत्त भी थे जो लोहिया के भगत थे, उनको भी अरेस्ट किया गया था। तो मैं सिगरेट के बहुत सारे पैकेट लेके गया कि विश्वनाथ दत्त को दूंगा। तो जब मैं जेल के अंदर गया तो वो ऐसे घूम रहे हैं जैसे वो जेल का तस्वीर ही दूसरा था मेरे दिमाग का। राम मनोहर लोहिया बैठे हुए थे, लेटे हुए थे ऐसे, और वो जो जिन्होंने मिसेस गांधी को हराया था, क्या नाम था उसका, अरे वो राजनारायण सिंह, उनकी मालिश कर रहा था तेल से। राजनारायण उनका तेल से मालिश कर रहा था। तो लोहिया साहब कहने लगे, नौजवान, मेरी पार्टी की एक ट्रेजेडी है कि मेरे बाद के लोग बहुत मामूली हैं, पढ़े लिखे नहीं। अब लोहिया का आप अंदाज़ा लगाइए, जर्मन जबान में उन्होंने डॉक्टरेट की थी। नहीं, फिर उस आदमी का कॉमिक्स पर और इस पर जो उसका मसालिया मधुलिमा ही था उनके नजर मंदिर में पढ़ने वालों में। मधुलिमा बहुत ज़बरदस्त है वो इंटरेक्ट। अच्छा, हिंदी में बात लोग आए लोहिया के असर से, जैसे सर्वेश्वर रघुवीर सहाय, ये सब लोग। सर ये जो अब जो नया लिखा जा रहा है अदब उर्दू में खास तौर से, उस पर आपकी नज़र है? आप देखिए, मैं एक पहली बात तो मुझे आजकल बड़ा ताज्जुब है। आप कहेंगे ताज्जुब रहेगा, शरीम साहब मैं सच कहता हूँ। मैं तो सारा दिन बिस्तर पर रहता हूँ यहाँ पर। इतवार के दिन हिम्मत करके उस बाज़ार में जाता हूँ जहाँ से मुझे किताबों की जरूरत है, तो मैं वहाँ से वो किताबें खरीदता हूँ। इतना बड़ा बाज़ार है, कोई ना कोई ढंग की किताब मुझे मिल जाती है। बस बाज़ औक़ात ये होता है कि 2 हफ्ते के कोई किताब आपको मिली नहीं, तो उसमें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीसरे हफ्ते शायद आपको ऐसी किताब मिल जाए जो किताब कभी आपको मार्केट में मिल ही नहीं सकती। तो ये होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ होता हूँ, जो मेरा हाथ जाएगा। देखिए, ये किताब मुझे अभी पिछले हफ्ते मिल गई।
मैंने इसका नाम भी नहीं सुना था और इसका नाम कभी किसी ने तनकीद में भी नहीं लिया। देखिए शहीन भाई को दिखाई स्क्रीन पे, जामर साथ का स्क्रीन पे 100 रुपए में ये किताब में जीती मुझे। कमाल है साहब, ये तो कैन यू बिलीव इट? तो ये इसलिए मैं जाता हूँ। तो ये मेरी मूवमेंट है, इससे ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं। तो मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही तवज्जो मेरी तरफ दी जा रही है। ये जिसको ज़ाहिर है मैं नहीं कह सकता क्यों दी जा रही है, कैसे। बस अब कोई पर्चा आता है तो उसमें मेरे बारे में कोई मजमून छपा हुआ है, या ये है कि वो पर्चा आता है उसमें वो 4-5 अभी वो पता नहीं नया अदब आया पर्चा, मुझे तो पता भी नहीं था कि दूसरा शुमारा वो पड़ा हुआ। हाँ, खलील मामून निकालते हैं। अच्छा, मुझे पता भी नहीं था, उसमें पता नहीं 3-4 मजमून और 5-6 कहानियाँ। मैंने जो शुरू में बात कही थी ना कि कुछ लोग जीते जी कहानी लिखते लिखते खुद भी कहानी बन जाते हैं, तो बल्लाल मेहंद्रा एक लिविंग कहानी का नाम है। तो लोगों को दिलचस्पी जो है बल्लाल मेहंद्रा ने का नाम शऊर है, बल्लाल मेहंद्रा का नाम नई कहानी है, बल्लाल मेहंद्रा का नाम एक तरह का अदब में तजुर्बों की जो नौयत रही है, ये सारी चीज़ें ये सब है। तो आजकल दिलचस्पी लोगों को ये मुझे याद आया, ये तस्वीर जो सामने लगी हुई है, मैं आप और अनवर सज्जाद फ्रेम आपने लगवाया? हाँ, फ्रेम मैंने कराया था। ये अर्पिता सिंह की पेंटिंग है। अर्पिता सिंह की एक तस्वीर 10 करोड़ रुपए की बिकी है। और हम और ये और अनवर सज्जाद हम तीनों गए, तो एक तो मेरे कमरे में लगी हुई तस्वीर अर्पिता सिंह, एक अनवर सज्जाद लेके गया, एक अनवर सज्जाद ले गए, एक ये भी इसका फ्रेम शमीम साहब ने लगवाया, फ्रेम शमीम साहब ने बनवाया। तो ये वो तस्वीर, बड़ी कहानियां हैं साहब। अरे यार क्या बताएं, क्या रामचंद्रन भी कमाल आदमी। रामचंद्रन में बीमार रहने लगे हैं, ज़्यादा एज फैक्टर है ना बहुत। बल्लाल उन्होंने मेरल मंटो पर इतना काम कर दिया, बहुत काम किया। उसके बाद उन्होंने खुशियों का बाग का याद मुझे याद है अनवर सज्जाद का नावल कहीं। अब आप देखिए जैसे नावल की आप बात करते हो, खुशियों का बाग नावलेट है, ब्यूटीफुल नावल, इतना ज़बरदस्त है, कमाल। अब कुर्रतुल-ऐन हैदर का एक नावलेट है चाय के बाद। अब चाय के बाद की खराबी जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ी ये है कि चाय के बाद में 2 किरदार एंटर किए हैं उन्होंने, और जो नौकर और नौकरानी के हैं, अदरवाइज वो रेपिटेशन है आपके तरह आके आखिरी हिस्से की। वो उन्होंने फिल्म स्क्रिप्ट के तौर पर लिखा था। यस, कुर्रतुल-ऐन हैदर बड़ी राइटर है, हमारे ज़माने की बड़ी राइटर। मैं तो किसी चंद्र ने कहा था कि ये तो पार्टियों के तस्करों का जिक्र करती हैं, इनके पास कुछ नहीं है, वो गलत है। मुझे तो उनके वो मेरे भी सनम खाने और सफीना गमे दिल, सितंबर का चांद, वो है बहुत अच्छा। जो वो सितंबर का चांद है वो तो कयामत की चीज। जो जापान का उनका टूर है, रिपोर्टाज, हो तो आप ये कह रहे हैं कि उर्दू में नॉवल है ही नहीं अच्छा? अब जिस नावल का तस्वुर हमारे जहन में है, मगरिब का जो नावल है, उसकी टक्कर का उर्दू में कोई नावल नहीं। भाई दोस्ती थी इनकी उनसे, अब्दुल्ला हुसैन से भी बहुत रही। मेरी दोस्ती अब्दुल्ला हुसैन से, अब्दुल्ला हुसैन मेरे घर में रहे, लेकिन रास नस्लें भी मेजर नावल नहीं है, माफ कीजिए। और उनका जो दूसरा नावल है बाग, वो तो बहुत कमजोर नावल है। इधर उनका वो नादार लोग भी छपा, नादार लोग मैंने नहीं पढ़ा, मुझे पता नहीं। और इधर एक नावल उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। मैं गया था, अभी मुलाकात हुई थी, कराची में भी हुई मुलाकात, लाहौर में भी हुई इस बार उनसे। और बलराज कैसा वक्त आजकल गुजर रहा है? पढ़ने, घर में रहता हूँ और पढ़ता हूँ। मिश्किन की जॉब चल रही है? मिश्किन की जॉब बड़ी अच्छी है, ठीक है, अच्छे पैसे मिलते हैं उसे, बैंक में है, हफ्ते भर की छुट्टी पे था अभी, आज उसने ज्वाइन किया। अच्छा, देखिए मेरी आपस के साथ आपके साथ क्या है, मेरी पेंशन और मेरी बीवी की पेंशन, हम दोनों की पेंशन कोई बनती है 18,000 रुपये, मिस्किन की तनख्वाह 55,000 रुपये, और क्या चाहिए।
2 बच्चियां हैं, बीवी है मिस्किन की। ये घर देखिए, मिस्किन का बड़ा काम, हाँ ये जो बड़ा जिंदगी भर ये काम उसने बस उसने घर बनवा ये लिया। घर बनवा लिया। मुझे याद है वो रात मिश्किन की शादी की, बलराज मेहना ने पगड़ी बांध रखी थी उस दिन, घोड़े पर हम बारात लेके गए थे। हाँ, यस, कमाल था पीरियड यार। संतोष भी थे हाँ, साथ में। संतोष का इंतकाल हो गया। संतोष के मुझे मालूम है कि डेथ हो गई है। क्या पीरियड। भाई हम लोगों ने अजीब वक्त गुजारा है यहाँ। बलराज मेहंद्रा के एक घर कैलाश कॉलोनी में भी था, हाँ यार, इन्होंने बनाया 2 बेडरूम्स का एक मकान था, जो इनके भाइयों का भी था, इनकी बहन का एक हिस्सा था, एक इनका था। वो मेरे भाइयों ने बेच दिया। वहाँ पर एक तस्वीर लगाने के हाँ। लिए अनवर सज्जाद लेके एक पेंटिंग आए थे बहुत पाकिस्तान बड़ी पेंटिंग थी, वो अनवर सज्जाद लाया था। लेके आया था। अच्छा, उस घर में आकर के किसान जमीरुद्दीन अहमद आके Yes, थे, दो दिन जमीरुद्दीन अहमद और उनकी उनकी बीवी। वो वहाँ रहे थे। जमीर को मैंने लंदन में तलाश किया 25 बरस के बाद। 25 बरस तक उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। मैं जमीरुद्दीन अहमद की एक कहानी सौगात में छपी थी, जिस कहानी का नाम है पहली मौत। मैं बड़ा मुतासर, मैं उस जमाने कहानी थी। बड़ा मुतासर। उसके बाद वो आदमी गायब ही हो गया। एक तर्जमा उनका छपा था अल्बर कामू की कहानी एडल्ट्रस वुमन का फाहिशा के नाम से। तो उसके बाद मैंने कहा ये बंदा गया कहाँ। युग बीत गए, मैं लंदन चला गया 86 में। मुझे लंदन जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझे BBC में बातचीत जिक्र में मैंने जमीरुद्दीन अहमद का जिक्र किया तो उन्होंने कहा जमीर तो साहब दिल्ली में, यहाँ पर लंदन में। लिखा है तो यहाँ मेरी बात कराओ। तो मेरी फ़ोन पे बात हुई तो वो कहने की कहाँ मुलाकात होगी। मैंने कहा जी ये मैंने हर जगह के हर शहर की तरह एक टी हाउस यहाँ ढूंढ लिया है, जिस टी हाउस का नाम है सिलोन टी सेंटर, जो पिकैडली के पास है। कहने के मैं जानता हूँ। मैंने कहा मैं वहाँ बैठा हूँ, आप आ जाइए। ये आ गए, एंटर हुए तो मैंने भी पहचान लिया, हालांकि देखा हुआ नहीं था कि 2 काले आदमी तो हम बगल गिर हुए। दोस्ती फिर उनकी 2 कहानियां इन्होंने छापी, बाद में उन्होंने लिखी मेरे लिए। सूखे सावन, सूखे सावन, शऊर में। हाँ, सूखे सावन, तस्ना फरियाद और न्यूयॉर्क की एक शाम, 3 कहानियां उन्होंने मेरे लिए लिखी। फिर वो दिल्ली आए तो वो मैं कैलाश का मेरा घर था जो खाली था, तो मैंने अपने फ्लैट की चाबी उनको दे दी। वो वहाँ गए। अच्छा बलराज साहब, क्या वजह है, बहुत साल हो गए, 30 साल के आसपास हो गए, आपने आखिरी कहानी लिखी, उसके बाद ठीक है आदमी पढ़ रहा है। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ यार, कोई लिखने की तरफ तबीयत कोई यार बिल्कुल तभी नहीं। इतना इनकी दिलचस्पी उसकी एक वजह ये है, इतना मैंने पढ़ा है, मैं जितना पढ़ता हूँ उतना लिखने से दूर भागता हूँ कि मेरा कैलिबर नहीं है। अच्छा, फिर बलराज की दिलचस्पी जो है लिटरेचर के साथ साथ क्रिकेट, फिल्म, पेंटिंग, इन सारी चीज़ों में बहुत गैर मामूली दिलचस्पी रही है। क्रिकेट अब आप से देखिए वहाँ आप उसी से अंदाजा लगा सकें, वो लात्रे की पेंटिंग्स हैं, वो देगास की पेंटिंग है, विंसन वहाँ गाफकिंस हैं, वो लियोनार्डो डिविंसी की पेंटिंग्स हैं। वो देखिए वो आयन रैंड की वो तस्वीर देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर है वो दिग्लानी के पास। ऑड्री हेपबर्न है, वो पिकासो साहब की देखिए वो तस्वीर कितनी है। वो पिकासो है, वो पिकासो है, वो पिकासो है, ये मोदी गिलानी है। इसके मुझे 10,000 रुपये मिल रहे थे, मैंने नहीं दी। बाहर मिल गए 10,000 रुपये। मैंने कहा 10,000 क्या, तुम 1 लाख दो, मैं तुम्हें तब भी नहीं दूँ। क्या बात है, क्या पेंटिंग है। अच्छा, यहाँ एक तस्वीर लगी थी चंपा की, और ये। गोद में मिश्किन था मेरे हाँ, ख्याल में। वो आगे बढ़े। बलराज मेहंद्रा, बीवी उनकी चंपा और बेटा जिसके अब बच्चे साथ रहते हैं। मेरी बीवी का इंतकाल बड़ा दिलचस्प हुआ। दिलचस्प बता रहा हूँ, जो हादसा हुआ वो दिलचस्प है। मुझे डॉक्टर ने कहा कि दवाओं के साथ ये 1 साल जिएंगे, दवाओं के साथ। शाम को बात हो रही थी, दूसरे दिन सवेरे मुझे 7 बजे वो नहा धो के कपड़े पहन लिए उन्होंने, बड़े अच्छे कपड़े। मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही हैं आप, क्योंकि मुझे चाय बना दीजिए, हम नर्सिंग होम में थे। तो मैंने कहा मैं पानी लाता हूँ ताज़ा,
मैं पानी लेके आया, 1 पाँव दहलीज के इधर था, 1 पाँव इधर था। तो मैंने देखा अपनी बीवी को हिचकी ली, एंड शी वाज नो मोर। इन्हीं 1 साल तो क्या 1 दिन भी नहीं मिला। लेकिन ये है कि शी वॉज वेरी हैप्पी डेथ के वक्त, क्योंकि उन्होंने उनका ख्याल था कि ये जो आवारागर्द किस्म का हस्बैंड मुझे मिला है ये इतने डिवोटेड नहीं होगा। लेकिन मैंने जो मेरे बस में था मैंने उनके लिए किया, तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि तुम बिल्कुल दूसरे हाथ में निकले, तुम बड़े रिस्पॉन्सिबल हो। मैंने कहा तुम समझती थी कि मैं नहीं हूँ। नहीं, उसको बहुत लम्बा को फिक्र थी, बल्कि मुश्किल जब कॉलेज से निकला तो वो मेरे पास लेके उसको वहीं मेरे घर दोनों आए, यही जाकिर बाग में। और उसके बाद ये कहा कि उसका किस में एडमिशन कराएं, क्या करें, कुछ आप मशवरा दीजिए। तो ये पूरा एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी। बल्लाद हमारे उन दोस्तों में जिन्होंने एक बहुत ही कहना चाहिए कि दयानतदाराना और बहुत ही खरी ज़िंदगी गुजारी। देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में एक जुमला कहूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी पर शर्मिंदा नहीं हूँ। बस अचीवमेंट तो छोड़िए लगे, हम शर्मिंदा नहीं हैं, जितनी ऑनेस्ट ज़िंदगी गुजारी है थी। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। हमें भी बेहद पसंद आई। इसमें आपने देखा कि बलराज मेहंद्रा साहब ने वो ज़माना याद किया जिस ज़माने में उन्होंने कहानी लिखना शुरू किया था, और कुछ चीज़ें जो शमीम हनफी और बलराज मेहंद्रा के दरमियान मुश्तरक हैं, ये दोस्त रहे हैं और तकरीबन एक साथ थोड़े से फ़र्क के साथ इन लोगों ने लिखना शुरू किया है। और फिर ख़ास बात जो बलराज मेहंद्रा के इस इंटरव्यू में हमें सुनने और देखने को मिली वो ये थी कि बलराज मेहंद्रा साहब ने इंतज़ार हुसैन को उर्दू का सबसे बड़ा कहानीकार कहा, मंटू से भी बड़ा कहानीकार। और दूसरे सवाल के जवाब में बलराज मेहंद्रा ने कहा कि उर्दू में नावल सिरे से लिखा ही नहीं गया। कुछ नावलेट हैं जिन पे आप बात कर सकते हैं, उर्दू में कोई अहम नावल नहीं है। ये ऐसी बातें हैं जो बलराज मेहंद्रा ही कर सकते हैं। जाहिर है उनका इल्म इतना वसी है, उन्होंने पढ़ा इतना है, और वो ख़ुद हमारे बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे कहानीकार हैं। और जब वो ये बातें बलराज मेहंद्रा कह रहे हैं तो जाहिर है हमें भी रुक कर कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि कहीं ये सच तो नहीं है जो बलराज मेहंद्रा साहब कह रहे थे। और फिर जब ये बातें हो रही थीं तो मुझे अहमद मुश्ताक के शेर याद आ रहे थे कि मिल ही जाएगा कहीं दिल को यकीन रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है, दिल फसुर्दा तो हुआ देख के उसको, लेकिन उम्र भर कौन जवां कौन हंसी रहता है।